एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उसकी क्या रिएक्शंस होते हैं, किस तरीके की माइंड मैप होती है, क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक है, टेक्निक है, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिरकार कौन सी रिएक्शन कब एलिमिनेशन शो करेगी, कब सब्स्टिट्यूशन शो करेगी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोनों अगर तुम देखोगे लगभग दोनों में एक सी चीज़ें देखने को मिलती हैं और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है और एलिमिनेशन कहाँ हो रहा है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बात करेंगे, तुम्हारे लगभग सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखो अब हम पढ़ते हैं कि आखिरकार एलिमिनेशन रिएक्शन, तो बेसिकली इतनी कोई बड़ी बात नहीं समझाने के लिए। एलिमिनेट करना तो किसी चीज़ को वहाँ से हटा देना। देखो जैसे मान लो रेड कैप है, इस रेड कैप की जगह ब्लू कैप रख देना, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। और अगर ये रेड कैप यहाँ रखी है और रेड कैप को हटा देना यहाँ से, इसे क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो तुम कहोगे इसमें कौन सी तुमने रॉकेट साइंस पढ़ाई, तो हम पहले ही जानते थे। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कई टाइप के होते हैं। एक तुमको सुनने को मिलेगा जिसका नाम होगा डी हेलोजिनेशन, और एक तुम्हें मिलेगा डी हाइड्रोजिनेशन, और एक तुमको सुनने को मिलेगा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। देखो इन तीनों टॉपिक को बहुत डिटेल में आराम से समझेंगे। देखो डी मतलब होता है रिमूव करना, और अगर तुम्हारी 11th क्लास बिगड़ी है तब भी तुम्हें 12th क्लास में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे उनको कवर कर लेना, 12th क्लास तुम्हारी बिल्कुल मक्खन की तरह निकल जाएगी। देखो हेलोजन मतलब होता है, हेलोजन मतलब 17 ग्रुप के एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब किसी कंपाउंड में से अगर तुम हेलोजन रिमूव कर दे तो उसे बोलते हैं डी हेलोजिनेशन। अब हम बात करते हैं दूसरे के ऊपर जिसका नाम है, तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं समझाने वाले, तुम उसको समझ गए होगे। डी मतलब होता है रिमूव और हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का। तो जिस कंपाउंड में से हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं उसे कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन। देखो डी मतलब होता है रिमूव, हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब होता है एक्स। तो जब तुम किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन हेलोजन रिमूव कर देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजनेशन। तो सबसे पहले आखिरकार हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डी हाइड्रो हेलोजनेशन। देखो इसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो इस तरीके से समझते हैं, देखो किस तरीके से होता है। हाँ यहाँ बच्चे एक चीज़ में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, सिटजीफ रूल में कन्फ्यूज रहते हैं, अल्फ़ा बीटा कारण इनमें रहते, तो बिल्कुल परेशानी हो तो हर बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देखो बहुत ध्यान सुनना। जैसे मान लो एक कार्बन है, इस पे हेलोजन लगा है और इस पे लगा है हाइड्रोजन, ये वहाँ बाकी क्या लगा है मतलब उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर हमने क्या किया कि इसमें से दोनों क्या कर दिया, हमने रिमूव कर दिया और कंपाउंड बनाया हमने कुछ इस तरीके से। देखो ये जब तुम दोनों एलिमिनेट कर दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, इस बॉन्ड में, और ये वाला बॉन्ड ये रहा। तो हमने क्या देखा है कि हेलो अल्केन किस में कन्वर्ट हो गया है, अल्कीन्स में। इतनी सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई है। अब देखो यहाँ एक चीज़ तुम्हें बहुत सुनने को मिलेगा जिसका नाम होता है बीटा हाइड्रोजन। तो जिस हाइड्रोकार्बन के ऊपर मतलब जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के में जो सबसे स्पेशल होता है उस कार्बन को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो मान के चलते हैं कि यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इससे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये मान लो एक सिंपलेस्ट सा हेलो अल्केन्स है। देखो अब मेन बात यह है कि इस कंपाउंड में सबसे अलग कौन है, क्लोरीन है। तो जहाँ क्लोरीन लगा है इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा, और इसके जस्ट बगल वाले को हम लोग बोलेंगे बीटा। जैसे अगर हम काउंटिंग नहीं करते थे, इसको पहला बोलेंगे तो उसका दूसरा बोलेंगे, सिंपल सा वही तरीका है, बस ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उन सबको क्या बोलेंगे, हम उन सबको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो अगर तुम इस चीज़ में एक ऑब्जर्व कर रहे होगे
कि इसको अल्फ़ा बोल रहे हैं, इसको बीटा बोल रहे हैं, तो इसको कभी कभार तुम लोगों ने इसका नाम रिएक्शन में पढ़ा होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। दोबारा सुनो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या समझे? इस रिएक्शन को इस नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो निकल रहा है बीटा कार्बन से। अब हम क्या करते हैं, तुम्हें एक सिंपल सी रिएक्शन करा के दिखा देते हैं ताकि तुम्हारा भी दिल भर जाए। देखो सी 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 सी, और देखो जिसकी अगर बेसिक 11th क्लास के टॉपिक क्लियर ना हो तो बता दूं कि मैंने बहुत डिटेल में 11th क्लास के कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो पढ़ना कंपलसरी है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और ये भी रहा हाइड्रोजन। देखो सबसे पहले खोजो कि इसमें स्पेशल चीज़ क्या है। स्पेशल है क्लोरीन। तो इस वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा, मतलब काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। इसको लोग बोलेंगे बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। इस तरीके से काउंटिंग होती है। जैसे हम 1 2 3 करते हैं ना, वैसे ही काउंटिंग है। इसे 1 बोल दो, इसे 2 बोल दो, इसे 3 बोल दो, इसे 4 बोल दो। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक बीटा हाइड्रोजन ए रहा और एक बीटा हाइड्रोजन ए रहा। इसकी रिएक्शन हम कराने वाले हैं QH से। कौन सा QH? अल्कोहलिक। अब इसका मतलब समझो, क्योंकि किसी भी रिएक्शन कराने के लिए तुम्हें सॉल्वेंट की तो ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी की शादी कराने के लिए मंदिर की, मंडप की, चर्च की या फिर जहाँ भी शादियाँ होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से अगर तुम किसी 2 कंपाउंड या मोर देन 2 कंपाउंड रिएक्शन कराना चाहते हो तो तुम्हें कोई ना कोई तो सॉल्वेंट चाहिए पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट है क्या? अल्कोहल। कहने का मतलब है कि कंटेनर है, इसमें एल्कोहल है और एल्कोहल QH है, मतलब इसमें QH की मॉलिक्यूल्स ही रहे और इसी में रहे इसके भी मॉलिक्यूल्स। इसके मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से, इस तरीके से रहे हैं। देखो मेन है कि आखिरकार तुम्हें टॉपिक फील होना चाहिए। तो एक बात और बता दें कि जब हम इसकी रिएक्शंस कराएंगे तो इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये सोच लो कि इन दोनों को रिमूव कर दो, मतलब एलिमिनेट करोगे। जब एलिमिनेट करोगे तो इनकी जगह आ जाएगा क्या? डबल बॉन्ड। आया कि नहीं आया डबल बॉन्ड? और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलना स्टार्ट करते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन भी गया और हेलोजन भी गया है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया आखिरकार कैसे हुआ, हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया है। तो देखो हम करेंगे, देखो QH क्या है। जब QH जाएगा तो बेसिकली किस में टूटेगा? K+ में टूटेगा। OH- में आयनाइज होगा कि नहीं होगा? तो जो तुम्हारे पास OH- होता है वो क्या करता है? इस वाले कार्बन को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या कर लेता है? अपनी तरफ खींच लेता है। और ये जो Cl है वो इसकी साइड आ जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शंस हो जाती है, मतलब इन दोनों क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, तो कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो जो X तुमने लगाते हो, हेलोजन लगाते हो, इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप क्यों बोला है? क्योंकि इसने कंपाउंड को लीव किया, छोड़ दिया है, इसलिए इसका नाम पड़ा है लीविंग ग्रुप। अब मान लो बच्चों के दिमाग में एक डाउट्स आया इस तरीके से, कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन कार्बन। मान लो यहाँ लगा है Cl, क्या लगा? यहाँ लगा है, यहाँ H लगा है, H यहाँ लगा है, H यहाँ लगा है, H यहाँ लगा है, H और ये रहा H। अब कई बच्चे कहेंगे भैया अब इससे बताओ कि हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, क्योंकि जिसके पास जो स्पेशल चीज़ है वो क्लोरीन है और इस वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फ़ा। तो अगर इस साइड जाते हो तो बीटा ए रहा और इस साइड जाते तो बीटा ए रहा। अब बच्चों के दिमाग में आया है कि भैया बताइए हाइड्रोजन तुम कहाँ से रिमूव करोगे? क्योंकि देखो मान लो अगर 2 बच्चे हैं तो कोई कहेगा भैया हम इस वाले जो इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे उसको रिमूव कर देंगे। तो अगर इसको रिमूव करोगे
तो कंपाउंड बने कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा कंपाउंड कि नहीं बनेगा, H H H H H H। अब मान लो चुन्नू ने कहा कि हम ऐसे बनाएंगे, मुन्नू ने कहा कि हम इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। अब चुन्नू मुन्नू दोनों हमारे पास आए और कहने लगे बताइए भैया इसमें से कौन सा कंपाउंड सही है, क्योंकि बच्चे हैं, प्रॉब्लम आई होगी, क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आखिरकार अब उनका हमें सॉल्यूशन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि चुन्नू मुन्नू दोनों एक ही क्लास के बच्चे, तो दोनों में होगी बहस कि भैया ए वाला सही है कि ए वाला सही है। तो देखो सोचने वाली बात है कि नहीं कि आखिरकार कौन सा वाला सही होगा। तो हम कहेंगे कि जो मुन्नू ने बनाया है वो ए वाला कंपाउंड सही है। अब चुन्नू कहेगा भैया आप ऐसी बात नहीं करो यार, अगर आपने कहा है सही तो कोई ना कोई तो रूल होना चाहिए, कोई ना कोई नियम होना चाहिए। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद जो तुम्हारे पास अल्कीन्स बन रहा है, कौन सा अल्कीन्स बनेगा ये डिसाइड करा जाएगा सिटजिफ रूल से। अब बच्चे मन के सच्चे, क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे, कुछ पूछेंगे भैया ये सिटजिफ रूल क्या होता है। मैं कहूँगा बेटा 11th क्लास में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा के रखा है, जो किसी कंपटीशन एग्जाम में किसी चीज़ की तैयारी करें तो 11th क्लास वाले में देख लेना, बहुत डिटेल में समझाया, वहाँ समझ में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ हम यहाँ वही बताएंगे जो तुम्हारे काम चलाऊ है। तो सिटजिफ रूल थोड़ा ध्यान से सुनना और लिख भी लेना कहीं नोट्स बनाने हो तो। सिटजिफ रूल ये कहता है कि हमें वो अल्कीन्स बनाना है, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, हमें वो अल्कीन्स बनाना है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब होता है कि इस वाले जो कार्बन का ये डबल बॉन्ड का पेयर है, इससे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं या फिर बोलते हैं मोर अल्काइलेटेड। तो देखो अब इन दोनों में से डिसाइड करो। देखो इस कार्बन से ए अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इससे बाकी हाइड्रोजन लगे हैं। अब देखो इससे एक अल्काइल ग्रुप ए रहा है और एक अल्काइल ग्रुप ए रहा है, तो इसलिए मोर अल्काइलेटेड है, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड लगे हुए हैं, इसलिए हमें देखने को मिलेगा कि एक कंपाउंड जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया आप चलो सिटजिफ रूल समझ लिया, रट लिया, इतना काम हो गया है, लेकिन यही प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। तो मैं कहूँगा कि जो कंपाउंड मोर स्टेबल होता है हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में फिर क्वेश्चन आया होगा कि आखिरकार ए वाला मोर स्टेबल क्यों है इसके कंपैरिजन में। तो मैं बताऊं कि जो स्टेबिलिटी होती है किसी कंपाउंड में वो डिपेंड करती है किस पे, बॉन्ड पर, कि कितने अच्छे बॉन्ड हैं। तो एक चीज़ अब देखो इसमें बहुत ध्यान से सुनना है, अगर जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती हैं। देखो अगर तुम इस वाले कार्बन को देखोगे तो एक कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ए वाला क्या है, ए भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसको भी देखोगे ए है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ए भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसके जस्ट बगल वाला देखो, ये क्या है, sp3, और यहाँ तो कोई दूसरा है भी नहीं है। अगर इसका देखोगे तो ये कौन सा है, ए है sp3 और ए भी है क्या, sp3। तो स्टार बना के लिख लो कि आ CC बॉन्ड बिटवीन sp3 कार्बन एंड sp2 कार्बन इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन CC बॉन्ड बिटवीन 2 sp3 कार्बन। कई बच्चों के तो लगे हुए मुझे पता है, घबराओ नहीं। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ए डबल बॉन्ड ए रहा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और एक अपने पास इस तरीके से रहा है। देखो इसको समझना, देखो इसको इस तरीके समझो कि मान लो ए बॉन्ड और ए बॉन्ड, दो बॉन्ड है ना, दोनों सिंगल सिंगल हैं, तो हम कहते हैं कि ए वाला बॉन्ड
ज़्यादा स्टेबल होता है देन कंपैरिजन टू दिस, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जितने ज़्यादा बॉन्ड पाए जाएंगे जिस कंपाउंड में, वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, अगर जैसे ये बात समझ में नहीं आई तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो इस रिवीजन में इस बात में कहा गया है कि हमें वो अल्कीन्स बनाना है, हमें वो अल्कीन्स बनाना है जो मोर स्टेबल है। क्या है? मोर स्टेबल। जो मोर स्टेबल होगा वो उसकी रिएक्शन सबसे फास्ट हुई होगी। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए हम लोग इस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात लिखो कि जो अल्कीन्स मोर स्टेबल होगा वो ईजिली फॉर्म्ड हो जाएगा। देखो मतलब ईजिली फॉर्म्ड किसके कनेक्शन है कि जो अल्कीन्स मोर स्टेबल होगा, और जो अल्कीन्स लेस स्टेबल होगा मतलब जो अनस्टेबल होगा वो ईजिली फॉर्म्ड नहीं होगा। और मोर स्टेबल अल्कीन्स कौन सा होता है? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, मतलब जिस पे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। वो मोर स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि जो sp2 और sp3 का बॉन्ड है वो मोर स्टेबल है sp3 एंड sp3 के बॉन्ड के कंपैरिजन में, इसलिए ऐसी कहानी हमें देखने को मिलती है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत ध्यान से सुनना, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो मान लो तुम्हारे पास एक हेलो अल्केन्स है। क्या है हेलो अल्केन्स? ये लगा क्लोरीन। अगर तुम इसकी रिएक्शन कराते हो किससे? QOH से, लेकिन यहाँ सॉल्वेंट क्या ले रहे हो? एक्यूएस, मतलब पानी में घुला हुआ है। तो ये पता कौन सी रिएक्शन शो करेगा? ये रिएक्शन करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर तुम वही QOH ले रहे हो लेकिन सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हो? एल्कोहलिक, तो ये जो रिएक्शन पता कौन सी शो करेगा? ये रिएक्शन शो करेगा एलिमिनेशन। इस बात को बहुत ध्यान से रखना। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल से देर में बात कर रहे थे कि कब एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो मैं कहूँगा ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, हर एक बात को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ लिख लेना कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन्स, जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है ना, उसमें रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा और किसकी कम होती है। मतलब डिहाइड्रो हेलोजनेशन हो रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? देखो ये X है, एक अल्काइल ग्रुप ए रहा, एक अल्काइल ग्रुप ए रहा और एक अल्काइल ग्रुप ए रहा। एक तुम्हारे पास हेलो अल्केन्स ए रहा है, ये अल्काइल ग्रुप और H, और एक तुम्हारे पास ए रहा। देखो इतना तो कंफर्म है। अगर तुम इससे क्या बनाओगे? एल्कीन बनाने वाले हो, तो बेसिकली है कि यहाँ से तो क्या जाने वाला है? हेलोजन जाने वाला है। तो मान के चलते हैं कि इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ R डैश, और ये तो बॉन्ड रहेगा नहीं, R डबल डैश। इससे तुम बनाओगे तो ये बॉन्ड होगा कुछ इस तरीके से R, ये मतलब R का मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है। इस तरीके से R डैश, और ये रहा हाइड्रोजन। अब इसकी बात करते हैं तो ये डबल बॉन्ड R, और इसमें तो एक ही H मतलब 2 H रहेंगे। तो देखो हमने अभी हल क्या बताया था कि जो एल्कीन्स मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब जिससे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो मोर स्टेबल कहलाएगा, और जो अल्कीन्स मोर स्टेबल होगा वो ईजिली फॉर्म्ड हो जाएगा। तो अगर हम इसकी रिएक्टिविटी देंगे, जो ईजिली फॉर्म्ड होगा उसकी मतलब वो रिएक्शन फास्ट कर रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे हाईएस्ट है, फिर इसकी है, और सबसे कम है इसकी। तो हमने क्या देखा? मोर स्टेबल अल्कीन्स होगा तो उसके हेलो अल्कीन्स की रिएक्शन भी फास्ट होगी, मतलब वो ईजिली फॉर्म्ड हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो एक बार क्या कर लो, रिवाइज कर लो।
अब देखो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार कौन सी रिएक्शन एलिमिनेशन शो करेगी और कौन सी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन शो करेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सी बात मैं कहना चाहूँगा कि जितना भी अभी पढ़े हो उसको एक बार रिवाइज कर लो। जो टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आया हो उसे 2-3 बार देखें। अगर 2-3 बार देखने पर भी नहीं आए तो फिर क्या करें, कमेंट्स करें। तो अब हेडिंग डालो कि कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और कब एलिमिनेशन रिएक्शंस होगा। देखो इसमें सबसे पहले जो स्टार बना के लिखो कि जो हमारे पास प्राइमरी कार्बन होते हैं ना, प्राइमरी कार्बन मतलब ये रहा, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्सरी है। इसे 1 डिग्री बोलते हैं, इसे 2 डिग्री बोलते हैं, इसे 3 डिग्री बोलते हैं। जो प्राइमरी होता है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, वो रिएक्शन शो करता है सब्स्टिट्यूशन। अब देखो एक बात और बता दें, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तुमने SN1 और SN2 पढ़ा था, उसी तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन में भी E1 एंड E2 रिएक्शंस होती है। लेकिन अपन को टॉपिक पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये किस पे डिपेंड करती है, वही करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है। E1 मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 मतलब सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो देखो जो प्राइमरी होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, और जो हमारे पास सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी मतलब ए रहे, वो बोथ शो करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन भी शो करते हैं एंड एलिमिनेशन भी शो करते हैं। जो हमारे पास टर्सरी होते हैं वो क्या करते हैं, वो एलिमिनेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, एलिमिनेशन। अब देखो क्यों शो करते हैं वही हम बताएंगे, घबराओ नहीं, बस पॉइंट लिखते जाओ। देखो जिसमें तुम सॉल्वेंट ले रहे हो, किसको, वाटर को, किसको ले रहे हो, वाटर बोलते हैं, एक्वस लेते हैं, तो वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और जहाँ तुम एल्कोहल मतलब बेसिकली इथेनॉल लेते हो, तो वो कौन सी रिएक्शन को फेवर करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन को। अब देखो अगर टेम्परेचर होगा हाई, मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अगर हाई है तो कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी। और बताएं अगर तुम्हारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है किसका, KOH का या NaOH का, तो ये कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा, ये रिएक्शन को फेवर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शंस को। अब एंड में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है, कि जो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, रीएजेंट के ऊपर। क्योंकि कभी कभार रीएजेंट ही डिसाइड करता है कि रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगी कि एलिमिनेशन होगी। देखो रीएजेंट मतलब कि तुम कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर रहे हो। इसको हम लोग जस्ट एक एग्जाम्पल समझते हैं जहाँ से तुम्हारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम दोनों जगह लेते हैं सेम कंपाउंड, CBr CH3 है, ये रहा तुम्हारे पास, और एक तुम्हारे पास ये रहा CH और H, सेम टू सेम इसका यहाँ कॉपी कर दो। तो मैंने लिखा CBr CH। देखो इसमें सबस्ट्रेट में मतलब जो ही हम कंपाउंड ले रहे हैं उसमें देखना कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे कॉपी हैं। लेकिन ये वाला एलिमिनेशन शो करेगा, मतलब इतने जल्दी एलिमिनेशन शो नहीं करेगा, बताएंगे कि एलिमिनेशन शो करेगा। तो बेसिकली क्या हो, कंपाउंड बने कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड CH और H और HBr। और ये जो शो करेगा वो करेगा सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर तुम्हें इसे एलिमिनेशन शो करना है तो क्या करना पड़ेगा, और अगर इसको तुम्हें सब्स्टिट्यूशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि इसको हटा के दूसरा ग्रुप लगा देना, CH3 HOH प्लस Br माइनस। देखो
अब एक चीज़ तुम याद रखना कि जो हम रिएजेंट ले रहे हैं, रिएजेंट मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहाँ बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का यूज़ कर रहे हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल क्या है, बिगर है, तो वो रिएक्शन शो करेगा एलिमिनेशन। और अगर न्यूक्लियोफाइल स्मॉलर है तो वो शो करेगा सब्स्टिट्यूशन। देखो, क्योंकि देखो बात वही हुई कि अगर मान लो हमें इसमें से क्या करना है, हमें इसमें से हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ कांड करना है। अगर जो तुम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो, अगर ये ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा बड़ा है, उसका मास मतलब बड़ा है, तो क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि बेसिकली इंटरेक्शन तो होने वाला है। या फिर ये यहाँ चला जाए, या फिर इस मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच ले। देखो वही बात होने वाली है कि अगर दो लोग लड़ रहे हैं और दोनों लोग रस्सी खींच रहे हैं, जिसमें ताकत होगी वो अपनी साइड खींच लेगा। ऐसी इन दोनों में लड़ाई चल रही, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में। अब जो स्ट्रॉन्गर, जो जिसमें ताकत ज़्यादा होगी, जो बल्कियर होगा, जो बिगर होगा, वो क्या करेगा, इसके कंपाउंड को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे कभी सुना है ना, कहीं सुना है कि जितना फोर्स एप्पल लगाता है, जितना फोर्स अर्थ लगाती है किसी एप्पल के ऊपर, उतना ही फोर्स कौन लगाता है, एप्पल लगाता है अर्थ के ऊपर। लेकिन एप्पल ही नीचे क्यों गिरता है, अर्थ ऊपर क्यों नहीं आती है? क्योंकि जिसके पास मास ज़्यादा है वो डोमिनेंट है। मतलब जैसे जस्ट समझाने का एक तरीका है। इसी तरीके से थोड़ा हल्का मिलता जुलता ये है कि जो बल्कियर होगा, जो बिगर होगा, वो इस मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इसको खींच लेगा तो ये फिर ये भी ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक होके डबल बॉन्ड इसके अंदर आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो बीकर है, मतलब स्मॉलर है, तो क्या होगा, ये कंपाउंड अपनी तरफ इसको खींच लेगा, मतलब बेसिकली यहाँ इधर खींच लेगा अपनी तरफ। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगी, यहाँ देखने को मिलेगी सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो देखो, हमने क्या देखा है कि प्राइमरी वाला सब्स्टिट्यूशंस करता है, सेकेंडरी वाला एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों कर सकता है, और जो हमारे पास टर्सरी है वो जनरली एलिमिनेशन शो करता है, लेकिन कहीं कहीं क्या शो करता है, सब्स्टिट्यूशन शो करता है। और सब्स्टिट्यूशन में कौन सा शो करता है, SN1, और ये प्राइमरी शो करता है SN2 मैकेनिज्म। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी। हम जिस कार्बन के ऊपर भी बात कर रहे थे, ये कार्बन था सेकेंडरी। तो सेकेंडरी लेने का ही पर्पज़ था कि ताकि तुम्हें आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि सेकेंडरी वाले में दोनों चीज़ पॉसिबल थी। तुझे दिल की लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझे दिल की लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझ में है कुछ ऐसी सुहासा जिसकी खातिर मैं भजगा सा, आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे।